हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर। देखिए मैंने आपको वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स और जितने भी कंसेप्ट वेक्टर के अंदर आ सकते थे सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्या, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में आपको वेक्टर्स के क्वेश्चन दिखे होंगे वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। ठीक है ना। हम यहां पर स्पेसिफिकली जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं देखने वाले हैं, है ना। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के दिख जाएं तो कोई बात नहीं, आप उसको भी देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट अगर आपको मिल जाता है जो हो सकता है आपको नीट के एग्जाम में कहीं ना कहीं फायदेमंद हो, तो प्लीज आप उस कंसेप्ट को देखिएगा, समझिएगा, है ना। ओके ओके सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के भी डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला जो लेक्चर था और जो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला लेक्चर था उसमें डीपीपी नहीं थी, उसमें डीपीपी मैंने दी नहीं थी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन उसमें थे नहीं और करने की भी जरूरत अलग से थी नहीं। तो वो जो क्वेश्चंस उस डीपीपी में हम दे सकते थे थोड़े बहुत, तो मैंने क्या किया है इसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपको दे दिए। आई मेरी बात समझ में? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। वैसे हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, किसके? वेक्टर्स के। ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप ये क्वेश्चंस करो, मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज जाकर वेक्टर्स के सारे लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो और उसके बाद क्वेश्चंस को आकर अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट कैसे करना है? अटेम्प्ट करना है आपको ऐसे कि आपको जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप अपने वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्या करोगे, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करोगे और देखोगे आंसर आपका सही आया या नहीं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलिए अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए, दिमाग लेकर बैठिए, पानी की बोतल लेकर बैठिए और क्वेश्चन को स्टार्ट करने की इच्छा लेकर बैठिए। या क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, उसको एकदम क्या बोलते हैं, जान से मारने के लिए। किसको? क्वेश्चन को। क्या धड़ से अलग करना है हमको क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हम पढ़ बहुत चुके हैं ना, हम इतना पढ़ चुके हैं, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को जान से मार देना है एकदम। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको पता है कि हमने जो मॉड्यूल तैयार किया है वो इस तरीके से तैयार किया है कि आपका जो बेस हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए नीट के एग्जाम को लेकर। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, फिर आपको डीपीपी मिलेगी। वो डीपीपी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। उसके बाद अगर आपको वो बन जाती है डीपीपी तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको डीपीपी के क्या दिए जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन दिए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे जहां पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और भी वीकली इंटरेक्टिव सेशन हम आपके साथ लेते रहेंगे जहां पर हम एक दूसरे से बातें करेंगे, आपकी कुछ इच्छाएं जानेंगे, कुछ आपके सजेशन जानेंगे, कुछ हमें आपको बताना होगा तो हम वहां पर आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे भाई, गाइडेंस देंगे आपको और जैसे जैसे आपका एग्जाम अप्रोच होने लग जाएगा हम आपको वन शॉट रिवीजन भी देंगे ताकि आपको रिवीजन की कोई दिक्कत ना हो। और आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप ये जान सकते होंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज। किसी प्लेन में एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? तो अगर एक प्लेन की बात कर रहा है तो दो, एक प्लेन की अगर बात कर रहा है तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। और अगर बात करेगा फ्री स्पेस की, 3D स्पेस की बात करेगा, 3D की बात करेगा तो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, ओके सर, पक्की बात है? हाँ सर, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5 देन इट्स पोजीशन वेक्टर। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं भैया, एक पॉइंट की पोजीशन के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 3, 2, 5 देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। यार बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3, 2, 5 हम लिख सकते हैं किसी पोजीशन वेक्टर को किस फॉर्म में, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आई कैप, वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 जे कैप और जेड की वैल्यू हो जाएगी 5 के कैप। कोई ऑप्शन है? 3, 2, 5, 3, 2, 5 ये। क्लियर? आंसर आ गया, बढ़िया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, if vectors a vector this b vector this represent the two sides of a triangle then the third side of the triangle can have length equal to। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? आप देखिए यहां पर एक ऑप्शन है 6, एक ऑप्शन है √56, एक है बोथ ऑफ द अबव, एक है नन ऑफ द अबव। जब ऐसा ऑप्शन आ जाता है बोथ ऑफ द अबव टाइप का तो आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं दोनों तो सही नहीं है।
है ना। तो अभी आपके दिमाग में जो बत्ती जली होगी वो क्या जली होगी, देखिए आपको बोला है एक वेक्टर है ए वेक्टर, आपने एक वेक्टर बना लिया होगा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपको बोला हुआ है बी वेक्टर, ठीक ना, तो आपने दूसरा वेक्टर बना लिया होगा भैया बी वेक्टर, मैं कैसे भी बना दे रहा हूँ बी वेक्टर, ठीक है ना, कैसे भी बना दिया मैंने बी वेक्टर। और तीसरा वेक्टर आपका, क्योंकि दिमाग चलता है, आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, तो तीसरा वेक्टर आपने बना लिया ये, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। और आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल लोगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर कितना है, दिस प्लस दिस, तो भैया कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप, कितना हो गया ये 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको क्या चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड चाहिए, लेंथ पूछ रहा है ना, तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, इसको रूट में डालो, 6 का स्क्वायर 36, 4 60, 36 प्लस 4 इज 36 प्लस 4 6 6 36, 2 दूनी 4, 5 और 1 6, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 36 और 4 40 और 10 50 और 6 56, तो ये कितना आ गया रूट 56 आ गया, रूट 56 यूनिट्स। आपने टिक मार दिया फट से, आपने बोला यही आंसर है, आपने बोला यही आंसर है और आप करके आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन यहां जैसे ही मैंने आपको बोला कि यार थर्ड ऑप्शन देखो, बोथ ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन है, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं से भी आंसर 6 तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे आएगा सर, आ ही नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ट्राइंगल लॉ जो लगा दिया, कहीं आपको मेंशन किया था क्या कि ट्राइंगल लॉ लगाना है, या आपको कहीं ऐसा बोला था क्या कि ए वेक्टर के हेड पर ही बी वेक्टर आपको बनाना है, ऐसा कुछ बोला था क्या? नहीं सर ऐसा कुछ तो नहीं बोला था। अच्छा तो फिर सर इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे तरीके से देख सकते हो आप, देखिए आपने बोला कि एक वेक्टर मैंने बनाया ए वेक्टर, ऐसा एक वेक्टर मैंने बना दिया ये बी वेक्टर, इनको मैंने टेल से टेल जोड़ दिया। क्या कर दिया, टेल से टेल जोड़ दिया। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि उसने बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या करते हैं, एक ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ट्राइंगल की दो साइड को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वेक्टर, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में, हाँ कि ना? अच्छा अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा, मतलब रिजल्टेंट बीच से निकाल सकते हैं हम। हाँ बोल तो आप सही रहे हो, क्योंकि आपने रिजल्टेंट, आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, बट यहाँ पर बात यह की गई है कि तीसरा वेक्टर जो है, जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो एक्चुअल में थर्ड साइड ऑफ द वेक्टर को क्या करना, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब यह है कि आप रिजल्टेंट ऐसे तो नहीं बना सकते, है ना। ओके तो फिर क्या करना होगा, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमने वेक्टर ऐसा ले लिया, ये हमारा क्या बन गया सी वेक्टर, है ना, इसको मैंने बोल दिया सी वेक्टर मान लो। क्लियर? अच्छा इसको भी सी ही मान लो, नहीं तो आप बोलोगे सर इधर आर मान लिया इधर सी मान लिया, लो इसको भी सी वेक्टर बोल दो, इसको भी सी वेक्टर बोल दो, ठीक है ना। अच्छा जो सी वेक्टर है एक्चुअल में वो क्या है, सी वेक्टर इज नथिंग बट, कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से दो वेक्टर के हेड को जोड़ रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां खत्म हो रहा है, तो हम इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं। बताओ मुझे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अच्छा ठीक है चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं हम। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जैसे ही आपने किया तो 1 माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 4i कैप, तो ये हो गया माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना होगा, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, है ना, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 का रूट मैंने डाल दिया। अब ये 16 16 32 32 और 4 36 हो गया। ओहो हो रूट 36, यानी कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 6 आया है, बिल्कुल आया है। मतलब अगर आपको ये वेक्टर दिए हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो और इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो जब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह इसको रखोगे तो आपको आंसर रूट 56 मिलेगा, है ना। और अगर आप उसको इस तरीके से प्लेस करोगे अपने वेक्टर को थर्ड साइड में ट्राइंगल बना के, तो आपको कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा, 6 मिलेगा। क्लियर बात है ना। तो यहां पर ये दोनों आंसर सही है, मतलब आपका आंसर क्या हुआ, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A hall has the dimensions 10 meter, 12 meter, 14 meter. A fly starting at one corner ends up at diagonally opposite corner. What is the magnitude of its displacement? इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए ये क्यूब। हॉल बोला है ना, हॉल बोला है तो फिर मुझे चाहिए क्या,
क्यूबॉइड, पतला 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 पतला, मोटा मोटा करो उसको, मोटा मोटा, ठीक है, ठीक है ना। ये हॉल बना रहा हूं मैं, चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया सर, हॉल बना दिया, सही में थोड़ी ना बनाया है। चलो क्या बोला है, डायमेंशन 10 मीटर, 12 मीटर और 14 मीटर। तो ये हो गया आपका 10 मीटर, है ना, ये हो गया आपका 12 मीटर और ये हो गया आपका 14 मीटर, ये हो गया आपका 14 मीटर। अब जो आपकी फ्लाई है वो एक एंड से, कमरे के, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के सीलिंग के कोने में जाओ, देखो वहां पर फ्लाई बैठी है और उड़कर आ रही है, कहां पर, इस कमरे के फ्लोर पर आओ और एक्सट्रीम नीचे वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर वो आकर बैठ रही है, ठीक है ना। तो वहां से उड़कर अगर वो नीचे आकर बैठ जाती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरी फ्लाई यहां बैठी है और वो उड़ के यहां आ जाती है तो ये लेंथ हमें निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये लेंथ तब निकलेगी जब आप ये हाइट पता कर लो, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस पता कर लो। क्लियर, पक्का। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर है। फ्लोर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डायगोनल निकालना है हमको, ठीक है ना, और उस पर ही क्या देखना है, परपेंडिकुलर देखना है, ठीक है। क्या आपको हाइट की वैल्यू पता है, हाँ सर 14 मीटर, हमको पता है कि ये कितना है, 14 मीटर है, ठीक। उसके बाद ये डायगोनल कितना है, ये आप कैसे निकालोगे, सर ये 10 है, ये 12 है, तो हम ये आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, नाम P, और इसको दे देता हूँ मैं Q। तो अगर हमको PQ निकालना है तो PQ का स्क्वायर इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 244 का रूट। P की वैल्यू, PQ की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 244। सही कहा मैंने कि नहीं कहा, ये हो गया कितना, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो भाई 144 प्लस 100 कितना हो गया, 144 प्लस 100 हो गया 244 का रूट। PQ की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक, ओके। अब आपके पास क्या है भाई, ये डिस्टेंस है, ये हाइट है कितनी, 14 मीटर। तो अब हमको क्या निकालना है, ये है PQR, RQ की वैल्यू हमें क्या निकालना है, RQ की वैल्यू। RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर यानी कि 244। अच्छा ये कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 244, ये कितना हुआ, 6 4 10 की शून्य हासिल आई, 6 4 10 की शून्य हासिल आई 1, 9 10 और 4 14 की 4 हासिल आई 1 2 और 1 3 और 1 4, 440। RQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई 440। तो RQ कितना होगा, RQ इज रूट 440, इज रूट 440। अब देखिए भैया इनमें से ऑप्शन है क्या, कुछ इनमें से कुछ ऑप्शन है क्या। आप जानते हो कि 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 1 2 2 4, ये 2 2 4, 441 है ना, 441। हम कहाँ तक आ गए हैं भाई, 440 तक आ ही गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या होगा, 21 से थोड़ा सा कम होगा, 21 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 20.95 समथिंग करीबन होगा, 9598 समथिंग, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, देन द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज। अब बताओ, अगर आपको ए कैप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, ए हो गया। आंसर आना चाहिए ये, लो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पूछा गया है एग्जाम में यार, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं गए, पूछे गए इतनी इजी क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। 3 forces are acting on a particle as shown in the figure to have the resultant force only along the y direction। साफ साफ उसने कंडीशन रख दी, to have the resultant force only along the y direction, the magnitude of minimum additional force needed is। आपको x डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स क्या चाहिए, 0 चाहिए। आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए उसमें x कंपोनेंट 0 हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, y कंपोनेंट हो, ऐसा बोला गया है। x कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट 0 करना है तो इसका मतलब है कि आपको हर फोर्स के x कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, का सम 0 करना
पड़ेगा, 2 ही फोर्स है, 3 फोर्स है, 3 फोर्स है, क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो आप इस फोर्स को देखो 4 न्यूटन के, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 4 cos 60 होगा। हाँ सर, Rx इज इक्वल टू 0 करने की कोशिश कर रहे हैं हम, 0 करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता, देखते हैं। ठीक है, ओके, तो 4 cos 60, 4 cos 60 प्लस, अच्छा 4 cos 60 की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद प्लस 1 न्यूटन, ये है cos 30 हो जाएगा sin 30, तो 1 sin 30 सीधा सीधा, और प्लस 2 न्यूटन, ये है cos और ये है sin, तो 2 sin 30, 2 sin 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर, हा, बहुत बढ़िया। तो -4 cos 60 इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 से 1/2, 1/2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, तो 1, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, अगर आपको x कंपोनेंट को 0 करना है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि x कंपोनेंट 0 हो पाए। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये सम 0 नहीं आने वाला है, देख लीजिएगा खुद ही अभी आप। चलो, तो 2 2 = 4, -2 प्लस 1/2 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको इसको 0 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस x कुछ करना पड़ेगा, तो ये कंपोनेंट, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 3/2 माइनस 2 देखते हैं कितना आएगा, तो 3/2 माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। ये आ गया भैया 3 - 4/2 इज इक्वल्स टू x माइनस x, है ना, तो जाएगा 3 - 4 इज -1/2 इज इक्वल्स टू -x, माइनस माइनस कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। आंसर क्या आना चाहिए, 0.5 न्यूटन। समझ गए क्या किया हमने? समझे कि नहीं समझे? जरा मुंह सूख रहा है, पानी पी लिया जाए। उसने आपसे बोला कि भैया जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका x कंपोनेंट आपको 0 करना है, मतलब x डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। हमने कोशिश करी, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया कि नहीं होगा 0, आपको कुछ एक एडिशनल x की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर x कंपोनेंट 0 होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, तो मैंने सारे x कंपोनेंट निकाले, उनको जोड़ा, देखा कि वो 0 के बराबर नहीं हो रहे थे, तो हमने कुछ x वैल्यू यहां पर ऐड करी और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, वो कितनी आई, 0.5। क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। कर रहे हो क्वेश्चन की नहीं कर रहे हो? अरे खुद अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन की नहीं कर रहे हो, कि बस देखते जा रहे हो और लिख भी नहीं रहे कुछ? देखो भैया, दिमाग चलाओ थोड़ा, खाली बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, अच्छा ये बताओ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे मैंने आपको उसकी डीपीपी नहीं प्रोवाइड करी क्योंकि जरूरत नहीं ना, वो आपको क्वेश्चन में ही इतना मिल जाएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आप कि ऐसा अलग से डीपीपी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with the vertical। अच्छा, एक पार्टिकल है, a force of 5 Newton acts on a particle along direction making an angle of 60 degree with the vertical, 60 degree with the vertical। फोर्स 5 न्यूटन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है 60 डिग्री वर्टिकल से बनाकर। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, अच्छा ये तो इसका कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, ये वाला कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? इस फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, तो वर्टिकल कंपोनेंट F cos 60 हो गया, यानी कि 5 × 1/2 यानी कि 2.5 न्यूटन। आंसर कितना आ गया, 2.5 न्यूटन। ठीक है ना, पक्का, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शंस हैव द रिजल्ट। अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, आइए। टू फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक पार्टिकल है उसमें दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दिस इज F1 इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा है F2,
ये दूसरा है F2। दे हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल पर ये दोनों फोर्सेस, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 10 न्यूटन। अच्छा देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस एंगल कितना है भाई 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना भैया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ F1 F2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है F1 माइनस F2 का, ये F1 माइनस F2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। रूट लगाया, ये रूट जो है वो स्क्वायर को खा जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया F1 माइनस F2। अच्छा, क्या आपको रिजल्टेंट की वैल्यू दी गई है? जी सर, 10 न्यूटन दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि F1 माइनस F2 आपको 10 न्यूटन दे दिया गया है, दे दिया गया है। और आगे यहां खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार बनाया, इसका मतलब यह कि सोचना पड़ेगा आगे क्या बोल रहा है। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक पार्टिकल है उस पर एक फोर्स लग गया F1 इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स लग गया परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि F2 यहां पर लग गया, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो वो पूछ रहा है द रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 50 न्यूटन। अब जो रिजल्टेंट निकल कर आया, जो रिजल्टेंट निकल कर आया R डैश, वो कितना है 50 न्यूटन है, ठीक है। मुझे बताओ कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट कितना होता है। याद करो, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाती है, यहीं पर देख लो ना, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो ये टर्म चला जाएगा, क्या बचेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट, यानी कि आप बोल सकते हो रिजल्टेंट इज नथिंग बट रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यही बनेगा क्या R डैश। हाँ सर, चलो इसका स्क्वायर कर दो जरा, तो R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। R डैश की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा भैया 2500, आ जाएगा कि नहीं, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर, हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली इक्वेशन कहाँ गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 माइनस 10 न्यूटन, यहां पर पुट कर देना, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लेना, लेकिन वो थोड़ा सा टफ काम है, थोड़ा सा लेंदी काम है। इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या कि आप यहां से F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। F2 की वैल्यू F1 माइनस 10 न्यूटन हो जाएगी, F1 माइनस 10 उठाकर यहां पुट कर देना F2 में, आपके पास F1 आ जाएगा। थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं, गलत उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखें। कैसे सर? देखिए, आपको F1 माइनस F2 दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर। और आपको दिया हुआ है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। हाँ, अरे हाँ कि ना? हाँ सर, इसको अभी हम हटा देते हैं, सीधे वैल्यू रखते हैं। ये दिया हुआ है जी सर। मुझे क्या पता है, मुझे थोड़ी सी ना मैथ्स पता है। मैं जानता हूं कि F1 प्लस F2 का स्क्वायर क्या होता है। F1 प्लस F2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2। अब यहाँ कर कई बच्चे कॉस थीटा लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हो, आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज देखा मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा ठीक है तो मैंने सोचा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के झंझट में मैं नहीं फंसूंगा, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। तो देखो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ F1 F2 माइनस ट्वाइस ऑफ F1 F2। क्या करें, इनको अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, तो ये चीज कट जाएगी क्या? हाँ सर, ओके। तो क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है। F1 माइनस F2 की वैल्यू तो 10 है, इनको ऐड करना है हमको, तो चलो करते हैं। तो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। F1 माइनस F2 है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू F1 प्लस F1, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F2 का स्क्वायर, यानी कि 2 मैं कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ सर।
हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या करें, अब देखो f1 प्लस f2 का स्क्वायर, अच्छा इसकी वैल्यू भी आपको पता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर इज 2500 भाई, पुट करो तो 2 इंटू 2500, सर ये 2500 क्या होता है सर, यानी कि f1 प्लस f2 2500 बोल दो भाई। 2500 से अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि सर ये आप कौन सी गांव की भाषा बोल रहे हैं 2500, तो भाई आप इसको क्या बोल दो, 2500 बोल दो भाई, 2500 बोल दो, ठीक है। इसको माइनस करो इधर ले जाकर, तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5000 माइनस 100 इज 4900। बात समझ में आई, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 70, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। आपके पास f1 माइनस f2 है 10 के बराबर, f1 प्लस f2 है 70 के बराबर, काम खत्म, काम खत्म। f1 प्लस f2 है 70 के बराबर, f1 माइनस f2 है 10 के बराबर, क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ f1 किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर, यानी कि f1 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन के बराबर। अगर f1 40 है तो f2 कितना होगा, 30, f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन। क्या आपको यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ी, नहीं सर, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसको बनाना है वो बना भी सकता है। आंसर कितना आया है, 40-30 यानी कि ये दिया है। वैसे तो 40-30 होना चाहिए अगर f1 f2 पूछ रहा है, 30-40 ऑप्शन सही है चारों में से, यही सबसे सही आंसर। क्लियर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, देखते हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, बोल रहे हैं इसका एक्स एक्सिस से आप एंगल बता दो। हमने पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस से अगर आप देखते हो एंगल तो उसको आप कॉस अल्फा बोलते हो, और आप वो कैसे निकालते हो, ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से। ए एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, √2, तो आप बोल सकते हो अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, पक्का, बहुत बढ़िया। आ जाइए, सब क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं यार, इतने इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे और आपको नहीं बनेंगे तो इसका क्या सेंस है, इतना वेक्टर पढ़ने का क्या सेंस है। जब मैंने घोट के आपको घुट्टी क्या बोलते, घुट्टी बोलते ना, घुट्टी जो पिलाई है मैंने आपको वेक्टर्स की, अगर उसको पढ़ने के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रिवीजन में दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो आपके नोट्स बनाने में दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो आपके कंसंट्रेशन में दिक्कत है। क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है पूरी शिद्दत से, मैंने तो कोशिश करी है कि सब कुछ आपके दिमाग तक उतनी ही जल्दी, उतनी ही अच्छे से पहुंचे, उतनी ही जल्दी पहुंचे जितना हो सकता हो, है ना। चलिए भाई आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ईयर भी मेंशन करके रखे हैं कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन कब आया हुआ है। द एक्स एंड वाई, अब देखो एक्स एंड वाई कंपोनेंट पूछ रहा है एक फोर्स का, वो यार बताइए ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए हमें कि एक फोर्स आपको बोला है F, वो एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री पर, तो उसका एक्स कंपोनेंट बोल रहा है बताओ क्या होगा, और वाई कंपोनेंट पूछ रहा है बताओ क्या होगा। ये होगा F cos 30, ये होगा F sin 30। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब ये हो जाएगा F/2, ये हो जाएगा √3F/2। देखो ठीक है, एक्स कंपोनेंट आर, अच्छा एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट पूछ रहा है, तो पहले एक्स पूछ रहा है, तो एक्स कंपोनेंट कितना है, √3/2f और 1/2f। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। बहुत आसान, पहले तो आप क्या करो, मस्ट बी एडेड टू वेक्टर दिस एंड दिस सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज a unit vector along y axis। y axis के along यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है। ठीक है सर, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। ये दो वेक्टर आपको दिए हैं। हाँ सर, इसमें अगर आपको तीसरा वेक्टर ऐड कराने को बोल दिया जाए कि सुनो ना, इसमें ना सुनो ना प्लीज, इसमें ना एक वेक्टर ऐड करो सी वेक्टर, जिससे आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिले वो एक यूनिट वेक्टर हो, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। क्या बड़ी बात है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ सकते हो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4i कैप, 6 और -3 कितना हो जाएगा, प्लस 3j कैप, -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 5k कैप। इसमें आपको जोड़ना है सी वेक्टर, और आपको क्या मिलना चाहिए, 0i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये आपको मिलना चाहिए।
0 k कैप, है ना। इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। चलो इसको अब उधर ले जाओ, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 4 i कैप। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 2 j कैप। ऑप्शन चेक करो, माइनस 4 i कैप माइनस 2 j कैप, यही वाला है क्या? आंसर होगा आपका बी। आंसर होगा आपका बी। आगे करना हो तो आगे भी आप कर सकते हो, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 k कैप। ठीक है ना। दो ही चीजों से मैं समझ गया था, ऑप्शन चेक कर लिया मैंने, तो आंसर मेरा क्या आ गया? बी आ गया। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी वेक्टर इन एन आर्बिट्री डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 3। अब यहां समझने की बात है यार, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक आर्बिट्री डायरेक्शन में हमने कोई वेक्टर बना लिया, कोई भी एक वेक्टर बना लिया, इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। बोला गया है कि दिस वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 3, या तो 2 या 3 पैरेलल वेक्टर्स विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। दो पैरेलल, दो या दो से ज्यादा पैरेलल वेक्टर, 2 या 3 वेक्टर पैरेलल हो। देखो एक वेक्टर मैंने ले लिया a1 वेक्टर, एक मैंने ले लिया a2 वेक्टर, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये बोलूं कि भैया इनका रिजल्टेंट क्या है, a वेक्टर के बराबर है, तो ऐसा होना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है। अब चाहे 2 वेक्टर पैरेलल हो, चाहे 3 वेक्टर पैरेलल हो, तीनों ही केस, दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है ना। मान लो अगर यहाँ एक वेक्टर और ले लेता मैं, a3 वेक्टर ले लेता है, भैया ये भी पैरेलल है, तीनों का ही रिजल्टेंट बन सकता है क्या? हाँ सर बन सकता है। a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? a वेक्टर के बराबर हो जाएगा। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। अब इस वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर। ये वेक्टर है आर्बिट्री डायरेक्शन में, इसके 3 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, और हो सकता है एक कंपोनेंट इसका z डायरेक्शन में भी हो। ठीक है ना। ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा ay और ये हो जाएगा az 3D में। तो इसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते कंपोनेंट? बिल्कुल हो सकते हैं, जिन कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या होगा? ये वेक्टर होगा a वेक्टर। तो ये सेकंड ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है। तीसरा बोल रहा है आर्बिट्री वेक्टर्स विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। अब ऐसा बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि जो 3 आपने कंपोनेंट बनाए हैं या 3 वेक्टर ऐसे बनाए हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना भी हो सकता है। देखो एक वेक्टर ऐसा हो, एक वेक्टर ऐसा हो, है ना, a1 वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा हो a2 वेक्टर, है ना, एक वेक्टर ऐसा हो a3 वेक्टर, इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से वेक्टर्स हों कि इनका जब आप सम करो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर, तो कोई ये कुछ इस अरेंजमेंट में होंगे, ये तीनों वेक्टर कुछ ऐसे अरेंजमेंट में होंगे, हो सकते हैं कि भैया हमको क्या मिले? रिजल्ट a वेक्टर ही मिले। हमको क्या मिले? रिजल्ट a वेक्टर ही मिले। तो तीसरा ऑप्शन भी हमें क्या लग रहा है? सही लग रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकते हैं भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ओरिजिनल वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं भी हुए तो क्या हुआ? उसका रिजल्टेंट आपको ए वेक्टर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व अ वेक्टर। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व अ वेक्टर। ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम वेक्टर को रिजॉल्व तो कर सकते हैं, हम वेक्टर को रिजॉल्व तो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन तो हमने किया है, ये क्वेश्चन तो हमने अपने क्लास में किया है, लेक्चर में किया है। देखो केरला पीटी में ये पूछा भी गया है। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। आंसर है इसका a/√3। आंसर है इसका a/√3। लेक्चर में हमने इस चीज को सॉल्व किया है, प्लीज जाकर आप लेक्चर को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी, एक वेक्टर है ए जो बी वेक्टर के पैरेलल है, देन द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ओफो, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो इनके बीच में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 0 वेक्टर। क्या हो जाएगा? नल वेक्टर, 0 वेक्टर। तो आंसर क्या होगा? 0 वेक्टर। 0 होगा कि 0 वेक्टर होगा? 0 वेक्टर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत 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 ही प्यारा क्वेश्चन। इसमें आपको ना थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा
स्पीड एंड डिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा स्पीड एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। हाँ, आप ये बोलोगे जरूर कि सर हमको अभी आपने स्पीड डिस्टेंस तो नहीं पढ़ाया है, बट आपको इतना तो पता होगा ना कि भैया स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, इतना तो पता है। अगर इतना पता है तो बस काम खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने आपको वैसे भी पढ़ाई ही थी। आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है, पहले तो 2 एक्सिस बनाऊंगा प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। हाँ भाई, बोला गया है कि ये ए पॉइंट है, इसका ओरिजिन है 0 0। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सर। इतना 2 पर्सन्स ए एंड बी, 2 पर्सन है ए एंड बी, लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट द पॉइंट 0 0। ए जो पर्सन है वो 0 0 पर है और जो बी पर्सन है वो 0 और 10 पर है, ठीक है ना। तो जो ए पर्सन है वो 0 0 पर है और जो बी पर्सन है वो 0 10 पर है, ठीक है। ये है बी पॉइंट, ये है बी पर्सन और ये है ए पर्सन, ठीक है। आगे बोला गया है at a time t is equals to 0 they start moving simultaneously with velocity va की velocity 2j cap और vb की velocity 2i cap, vb की velocity 2i cap। अच्छा चलिए, तो va कितना दिया है? va आपको दिया हुआ है 2j cap और vi आपको दिया vb आपको दिया हुआ है, vb आपको दिया हुआ है 2i cap, ठीक है। हाँ सर, ठीक है ना, ओके। ये t is equals to 0 पे चलना चालू करें। आगे क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली द टाइम आफ्टर विच ए एंड बी आर एट देयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, कितने टाइम के बाद वो अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होंगे। तो मैंने माना कि टी टाइम बाद हम ऐसा मानते हैं कि वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। टी टाइम बाद वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है। तो मैंने पूछा आपसे कि बताओ टी टाइम बाद क्या होगा सर। तो टी टाइम बाद जो ए वाला पर्सन है इसके पास क्योंकि वेलोसिटी है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, है ना। मैंने माना कि ये कहाँ आ जाएगा? ए डैश पर आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली बी वाला जो पर्सन है इसके पास भी वेलोसिटी है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और ये बी डैश पर आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। आफ्टर टी टाइम, ओके। क्या आप मुझे इस ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? क्या आप मुझे इस ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? सर कैसे बताएंगे? सर ये y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हुआ, y कितना होगा सर? ये कैसे बताऊं आपको? देखो भाई, इसके पास स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक। कितने टाइम के लिए आप देख रहे हो, कितने टाइम बाद देख रहे हो? टी टाइम बाद देख रहे हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि va इंटू टी डिस्टेंस ये कवर करेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या वो va इंटू टी है? हाँ सर, स्पीड इनटू टाइम, इतना ही डिस्टेंस इसने टी टाइम में ट्रैवल किया होगा va स्पीड से, ठीक है सर, ओके। ये कोऑर्डिनेट है ए डैश के। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी ये मुझे बताओ। सर इसके पास स्पीड है 2i कैप की, या मैं बोलूँ vb की स्पीड है। जो हमारे पास b पर्सन है उसके पास स्पीड कितनी है? vb की है। कितने टाइम बाद आप देख रहे हो? टी टाइम बाद आप देख रहे हो, तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? तो vb इंटू टी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा यहाँ तक। हाँ सर। तो जो b डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपको ऐसा नहीं लगता, वो होंगे vb इंटू टी, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस vb इंटू टी इंटू ये तो 10 वाला तो कांस्टेंट चलता रहेगा कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 10। हो जाएगा कितना? 10। तो आपको b डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यानी कि नई पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको a डैश के भी और b डैश के भी। मैंने बोला है कि t टाइम के बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, d डिस्टेंस जो है a डैश और b डैश के बीच में वो क्लोजेस्ट है। कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। अच्छा, क्या आप इस d की वैल्यू निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। याद आया? पढ़ाया ये सब कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया सर, सब कुछ याद है। चलो y2 की वैल्यू पुट करो तो d इज इक्वल टू अंडर रूट y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 10 माइनस va इंटू टी, 10 माइनस va इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है vb इंटू टी, vb इंटू टी और x1 की वैल्यू है 0, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, आगे तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर 100
प्लस बी का स्क्वायर वी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 20 इंटू वी ए इंटू टी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। प्लस इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा वी बी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर? चलो वैल्यूज पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 100। वी ए की वैल्यू कितनी है भाई? वी ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस वी ए की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 40 इंटू टी, प्लस वी बी की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर। 40 स्क्वायर 40 स्क्वायर 80 स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों साइड, तो डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 100 प्लस 8t स्क्वायर माइनस 40t, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 100। ये आ गई वैल्यू? हाँ सर आ गई, बढ़िया आ गई। अब क्या करें? हमको चाहिए ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट हो जाए, है ना। ये क्या हो जाए? क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाए, मतलब हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे और इक्वेट टू 0 कर दे तो हमको टाइम की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसपे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? क्लोजेस्ट हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। चलो तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? एल बोल देता हूँ। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? एल बोल देता हूँ। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको, ये हो जाएगा 16t माइनस 40 इज इक्वल टू 0, यानी कि 16t इज इक्वल टू 40, यानी कि t इज इक्वल टू 40/16, यानी कि 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 5/2, तो t की वैल्यू आ गई कितनी? 2.5 सेकेंड्स। t की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2.5 सेकेंड्स। चलिए आ गया समझ में? एक बार और देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर हमने क्या किया, जो ए वाला पर्सन था वो यहां पर बैठा था, बी वाला पर्सन यहां पर बैठा था। ए वाले की स्पीड दी थी 2 मीटर पर सेकेंड जे डायरेक्शन में, और बी की स्पीड दी थी 2 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में। ठीक है, हमने बोला कि यार अगर हमको डिस्टेंस क्लोजेस्ट चाहिए तो हमने ये माना कि भाई टी टाइम के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्लोजेस्ट होगी। टी टाइम बाद लेकिन क्योंकि वेलोसिटीज है दोनों पर्सन के पास तो वो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ चुके होंगे, तो मैंने उनके नए कोऑर्डिनेट्स निकाले। नए कोऑर्डिनेट ये थे, इसका नया कोऑर्डिनेट ये था। अब मैंने बोला भाई ए डैश और बी डैश की डिस्टेंस ये होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने इनके बीच की दूरी निकाल ली। ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इसके बाद डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी, टी की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पे डिस्टेंस ये क्लोजेस्ट हो जाएगी, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? मिनिमम मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो चेक करना तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करना, इसको एक बार और डबल डिफरेंशिएट करना। आप जैसे ही इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी? वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, 16 मिलेगी। 8 2 16 मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर क्या मिल रहा है भैया? मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। आई बात समझ में? चलो क्लियर। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गई आपकी t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following the vector quantity is pressure, gravitational potential, stress, impulse, distance। impulse क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने शॉर्ट देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। impulse एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। the unit vector parallel to resultant of the vector this and this। अच्छा, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द रिजल्टेंट। अब आपको पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे? ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ के। तो ए वेक्टर ये है 4, ये है -1, तो ये हो जाएगा 3i कैप। ठीक, 3 और 3 6 जे कैप एंड 6 -8 इज -2k कैप, है ना। ये कहाँ दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है ना। मैग्नीट्यूड देख लो कितना आएगा? 3 3 9, 6 6 36, है ना। 9 और 36, 9 6 15, 45, 45 और 4 49, 49 का रूट निकालोगे तो 7 आ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ए। कैसे निकाला सर? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला हमने 9 36 4, रूट लगा दिया, है ना। कितना आ जाएगा? 36 और 9 45 और 4 49, तो रूट 49 किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? आर कैप निकालना है। तो आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा? 1/7 ब्रैकेट के अंदर 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप। आंसर आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया।
क्लियर है? देखिए आपसे पूछा गया है 2000 में और 1995 में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया इज, देखिए अभी जो ये क्वेश्चन है उस केस में सरफेस एरिया आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, बट अगर आप सरफेस एरिया के छोटे से पार्ट को लोगे, डिफरेंशियल सरफेस एरिया को लोगे, डिफरेंशियल सरफेस एरिया को लोगे, तो फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। बट हम यहां पर पूरे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अभी आपको इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वहां आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। अलोंग द एक्सिस क्या करता है? एक्ट करता है। अलोंग द एक्सिस क्या करता है? एक्ट करता है। अरे भाई देखो ना, हमने एक क्वेश्चन किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये हमारा पार्टिकल था, मूव कर रहा था, ये हमारे मोमेंटम की डायरेक्शन थी, ये ओपी वेक्टर था, ये ओ था, ये पी था, याद आया? ओपी वेक्टर था, इसको हमने एक्सटेंड किया था, इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया था, आर वेक्टर एक्सटेंड कर दिया था, ये थीटा आ गया था हमारा, फिर हमने आर क्रॉस पी किया था। हमने क्या किया था? आर क्रॉस पी किया था, तो एक्सिस थी, ये इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा था? इनवर्ड एक्ट कर रहा था। एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या है भाई? एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर इज दिस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर आर। यार ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, मुझे आंसर पता है इसका, क्योंकि मैंने आपको करवाया, मेरे लेक्चर में करवाया ना मैंने आपको। यार लेक्चर में मैंने इतना ध्यान दे के आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो मुझे जब मुझे पता है कि क्वेश्चन आया तो आपको तो पता ही होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो। क्या कंसेप्ट लगाना है? कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए कॉस बीटा ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए एंड कॉस गामा इज ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, मॉड ऑफ ए आप निकाल लोगे, √45 आ जाएगा, 2 4 -5 क्या है? ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू है। आंसर आ गया, देखो दिख रहा है साफ साफ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors are given by this and this. Another vector C has the magnitude as B vector but has the same direction as A vector. Then which of the following vector represent C vector? Oh, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला गया है? Two vectors given by A vector and this another vector C vector has same magnitude of B vector. मैग्नीट्यूड B vector जैसा होना चाहिए, डायरेक्शन A vector की तरफ होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 3 का 9, 6 6 36, ये हो जाएगा 7 7 7 7। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अरे आप पूरा ही कर दो सर। देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो कितना आएगा? 9 36 4, 36 और 9 45 और 4 49, तो आ जाएगी वैल्यू कितनी? 7। कितनी वैल्यू आ जाएगी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की? 7 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो सी वेक्टर इज नथिंग बट 7 टाइम्स ऑफ ए कैप। अब ए कैप निकालना थोड़ा आपको मेहनत वाला काम लगेगा, निकाल लो, कोई भी ऐसी बड़ी बात है नहीं वैसे उसमें। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय 3, है ना। और इसके आगे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से, तो 7/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नहीं आई जे, आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे है यहाँ पे, आई प्लस 2 जे है, 2 कैप प्लस 2 कैप, तो 7/3 कहाँ गया? आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 2 कैप, आंसर आ गया। ठीक है ना, 7 है मैग्नीट्यूड किसका? बी वेक्टर का, और डायरेक्शन है आपकी ए कैप, तो ए कैप आपने इस तरीके से निकाला, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7/3 आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 2 कैप। बहुत आसानी से हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये देखो डीपीएमटी में आया हुआ है। 2 forces each equal to 5 F/2 एक्ट एट राइट एंगल। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है। एक F/2 है फोर्स, एक फोर्स है ये आपकी F/2, है ना, एक्ट एट राइट एंगल। एक और फोर्स है F/2, ठीक है। देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। बाइसेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड फोर्स? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स? जो रिजल्टेंट आएगा, वही पूछ रहा है ना। देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स। अच्छा, न्यूट्रलाइज करना है हमको, ठीक है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा F/2 √2। अब कैसे होगा ये मत पूछना, F/2 √2 होगा, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, हमको इसको न्यूट्रलाइज करना है तो हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? एक R' लगाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा।
वो कितना होगा, वो होगा f/2√2। अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं √2 से, डिवाइड कर दूं √2 से, तो ये √2 से कट जाएगा, बचेगा कितना, f/√2। आंसर आ जाएगा f/√2। ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड फोर्स, तो ये थर्ड फोर्स कितना आया, f/√2। खत्म बात, इसके अपोजिट न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहाँ सर, नॉर्मली तो था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन चेंजेस। ट्रांसलेट करना है, अब आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मतलब अगर ऐसी कोई आपकी एक्सेस है ना, और कोई वेक्टर दिए हुए हैं, मान लीजिए 2 वेक्टर है ना, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये एक एक्सेस है, ये एक्सेस है, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है ना, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब इस एक्सेस को आपने ट्रांसलेट करा दिया, ट्रांसलेट मतलब आगे बढ़ा दिया, है ना। अब ये एक्सेस कुछ आगे बढ़ के इधर आ गई है ना। ओके, तो वेक्टर्स में क्या चेंज आएगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आने वाला, वेक्टर वैसे ही रहने वाला है। ये वेक्टर रहेगा, ये बी वेक्टर रहेगा, इनके बीच एंगल अभी भी थीटा है। आपने एक्सेस भले ही ट्रांसलेट करा दी होगी कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन चेंजेस। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर प्लेन में क्यों चेंज होंगे, अगर आप इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालोगे बी वेक्टर का तो ये हो जाएगा, ऊपर निकालोगे तो ये हो जाएगा, ए का निकालोगे तो ये हो जाएगा, ए का निकालोगे ऊपर तो ये हो जाएगा। यही बात समझ में। कुल मिलाकर इतने डीप में आप मत जाइए, कुल मिलाकर इतना समझिए कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को ट्रांसलेट कराकर आगे ले आऊँ, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को उठाकर आगे ले आऊँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दूँ, तो क्या और कोई चेंज आएगा, नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला है। आई मेरी बात समझ में। हमको ट्रू स्टेटमेंट देखना है, ये तो गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि प्लेन में अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज कर दी तो भैया चेंज हो जाएगा जो कंपोनेंट है, नहीं, वो नहीं होगा, ये चीज़ गलत है। When the coordinate axes are rotated through some angle, अब आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस को क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया थ्रू सम एंगल। अब मुझे नहीं पता कितना किया होगा आपने, कुछ एंगल रोटेट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया आपने। ठीक है ना। अब देखिए जो आपका वेक्टर था पहले वो ऐसा था, देखिए ये ऐसा था, ये आपका बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है ना। बोल रहा है व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर चेंजेस। अब देखो ये थीटा और ये थीटा अब सेम नहीं रह गया। मान लो ये अल्फा था तो ये अल्फा डैश हो गया होगा। अगर आप इस बी वेक्टर का आप कंपोनेंट निकालोगे तो कंपोनेंट बदल जाएगा, आप कंपोनेंट बदल जाएगा। हाँ, अगर आप लेकिन मैग्नीट्यूड निकालोगे रिजल्टेंट का बीच से, तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल थीटा से ही आने वाला है। ये बात तो पक्की है। आई मेरी बात समझ में। तो हम ये बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या, देखो फिर से समझाता हूँ, दोनों तरीके से समझ सकते हैं हम इसको कि जब हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करा रहे हैं, मान लीजिए एंगल थीटा था, है ना, पहले इस बी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा था, अब मान लीजिए अल्फा डैश हो गया, ऐसे मान लीजिए, ऐसे सुन लीजिए, है ना। तो अगर बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालोगे आप एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, तो वो तो बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। बट क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्या उससे, नहीं। एंगल इस हिसाब से एडजस्ट होंगे कि जब आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो हमेशा बी वेक्टर ही आने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब आपने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया तो ये वाला जो एंगल था अल्फा, ये अल्फा डैश में चेंज हो गया, मतलब बी वेक्टर का जब आप कंपोनेंट निकालोगे तो वो बदल जाएगा। सिमिलरली ए वेक्टर का भी कंपोनेंट बदल सकता है, बट हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता अगर हम क्या करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करें तो। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो ये बोल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, मतलब बात एकदम सही कह रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर वेक्टर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोन इज इंक्रीज्ड, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर डिक्रीजेस। बी वेक्टर और आर के बीच में एंगल डिक्रीज होने लगा, गलत बात है, ये तो गलत बात है। अरे भाई मैंने समझाया था आपको वेक्टर में कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान से सुनो, और एक वेक्टर है बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकल कर आया ये आ गया आपका रिजल्टेंट, है ना। मान लीजिए एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो जो अल्फा होगा वो छोटा होगा बीटा से। तो अगर आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो अल्फा की वैल्यू छोटी होती जाएगी, बीटा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। वो बोल रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इंक्रीजिंग, तो अल्फा की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यहां पर वो बोल रहा है द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डिक्रीजेस। डिक्रीज मतलब ये एंगल कम होने लगेगा, कम थोड़ी ना होगा, बढ़ेगा।
बढ़ेगा। आई मेरी बात समझ में? ये रिजल्टेंट किसकी तरफ जाने लग जाएगा? ए वेक्टर की तरफ जाने लग जाएगा। तो अल्फा डिक्रीज होगा, बीटा इंक्रीज होगा। यहां पर एक गलत बोल रहा है। नेक्स्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3i कैप एंड 4j कैप इज, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पर कुछ ना कुछ डायरेक्शन आनी चाहिए, 12k कैप आना चाहिए। 12 लिखा है तो क्या होना है, क्या होगा? ये ऑप्शन गलत होगा। 4 दिया 12k कैप होना चाहिए, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी, इसलिए ऑप्शन गलत है। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। A particle starting from origin 0 0 moves in a straight line in the xy plane. अच्छा, its coordinates at the later time are √3 and 3. अच्छा, √3 and 3, सिंपल सी बात। कोऑर्डिनेट्स हैं भैया √3 and 3, ये पॉइंट है, ये आपका वेक्टर हो गया, मान लीजिए ए वेक्टर, ठीक है ना। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 है ना, एक्स की वैल्यू √3, वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3। तो आप tan थीटा निकाल सकते हो क्या सीधे सीधे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन √3। तो आपने √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 से कट गया, कितना आ गई थीटा की वैल्यू? 60 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। खत्म? कोई टेंशन वाली बात थी? नहीं सर, कोई भी बात टेंशन वाली नहीं थी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane। यहां पर आप ईयर देखते चलिए, हमेशा कोई ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सब यहां पर लाकर आपके सामने रख दिए हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल सॉल्व हो रहे हैं, है ना। जहां पर कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और वो आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा, तभी तो मजा आएगा ना यार, तभी तो नोट्स अच्छे बनते हैं कि आप अलग अलग जगह से पढ़कर क्या करते हो, कंसेप्ट्स लाते हो और कंसेप्ट को अपने नोट्स में लिख देते हो। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको पढ़ने से आपको न्यूमेरिकल नहीं बन पाता, और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो न्यूमेरिकल करने से आपको थ्योरी समझ में आ जाती है। आई मेरी बात समझ में? तो हम कभी कभी कंसेप्ट सीखते हैं थ्योरी से, कभी कभी कंसेप्ट सीखते हैं सीधे न्यूमेरिकल करने से। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, हो सकता है कि कोई नया कंसेप्ट हमें कोई क्वेश्चन से मिल जाए, तो हम उसे वहां से ग्रैब करेंगे और अपने नोट्स में डाल देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब बोल रहा है कि 5 इक्वल फोर्सेस हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है और दो के बीच में एंगल भी सेम है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल भी सेम है। अच्छा, मतलब कुछ इस तरीके से बोला गया, 5 वेक्टर, एक वेक्टर ये पॉइंट है, मान लो एक वेक्टर ये ए वेक्टर, एक, फिर 2 वेक्टर 72 डिग्री है ना, 2, फिर 3, फिर 4 और ये फिर 5, ऐसे करके ये 5 वेक्टर है, ठीक है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, 1 2 3 4 5, सबके बीच का एंगल कितना है? 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। कैसे निकाला सर आपने 72 डिग्री? अरे भाई सीधे सीधे बोला है ना, हर दो वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, तो टोटल कितना होता है एंगल भैया? 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप डिवाइड कर दो किससे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आएगा, है ना। हाँ सर बिल्कुल आएगा। अच्छा, अगर आपको पॉलीगन लॉ याद हो तो पॉलीगन लॉ आप जैसे इस पे लगाओगे तो एक वेक्टर आप ये लोगे, दूसरा वेक्टर आप ये लोगे, दूसरा वेक्टर आप ये लोगे, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर आप ये लोगे, तीसरा वेक्टर आप ये ले लोगे, तीसरा वेक्टर आप ये ले लोगे, चौथा वेक्टर आप ये ले लोगे, ये आपका चौथा वेक्टर हो जाएगा, ये आपका चौथा वेक्टर हो जाएगा, और ये आपका 5वां वेक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये 5वां वेक्टर को पॉलीगन लॉ के थ्रू ड्रॉ करोगे तो ये क्लोज्ड पॉलीगन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्लोज्ड पॉलीगन बना लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और प्लस ई वेक्टर मिलकर आपको रिजल्टेंट क्या देंगे? 0 देंगे। मिलकर आपको रिजल्टेंट क्या देंगे? 0 देंगे। कोई भी बड़ी बात नहीं थी इसमें। अरे कोई भी बड़ी बात नहीं थी इसमें, पक्का 100%। हाँ सर, मुझे समझ में आ गया था, जैसे 72 डिग्री हमने एंगल देखा था, हमको पता था कि पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज पॉलीगन बन जाएगा और वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा सम का वो 0 आएगा। चलो वेरी गुड, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। अच्छा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन दिया हुआ है। वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3। समझेंगे क्वेश्चन को, देखो आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है 20 न्यूटन और बोला है कि एक जो वेक्टर है
एक जो वेक्टर है मान लीजिए ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20√3 न्यूटन। ओके, जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट से कितना 30 डिग्री का, यही बोला है। हाँ, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, मैंने मान लिया भाई कि जो अदर फोर्स है वो थीटा डिग्री पर है। मैंने मान लिया कि अदर फोर्स कहाँ है, मान लिया थीटा डिग्री पर है ना, मान लिया कि भाई कोई भी थीटा डिग्री पर है। सीधे बन जा, सीधे बन जा भाई, सीधे बन जा। ठीक, कोई भी थीटा डिग्री पर है ना, ये मान लो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट जो है इसकी डायरेक्शन में इस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। वैसे ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन में इस वेक्टर का भी कुछ कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 20 न्यूटन के बराबर आना चाहिए। ये बात भी आप समझे कि नहीं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को मैं, किससे सॉल्व कर रहा हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सॉल्व कर रहा हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बनने चाहिए आपसे, आपने प्रैक्टिस नहीं की है शायद क्वेश्चंस की। देखो ध्यान से सुन लो, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या वो इतना होगा 20√3 cos 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट, हाँ सर। सिमिलरली इस वेक्टर का भी एक कंपोनेंट होगा, बी वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा, ये बी वेक्टर का कंपोनेंट बना दिया मैंने। अच्छा, लिखो इस पे प्लस बी cos 30 बोलोगे, cos थीटा बोलोगे क्या इसको, हाँ सर, बी cos थीटा। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए किसके, 20 न्यूटन के। बात मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। चलो वेरी गुड, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको बी की वैल्यू निकालनी है। वेरी गुड, आ जाओ भाई। तो ये हो गया कितना, cos 30 होता है कितना, cos 30 होता है √3/2, तो 20√3/2 काटा, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 10 × 3 कितना हो गया 30, प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 20, यानी कि 30 प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 20। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, तो बी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 - 30 इज -10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ना। देखो हमको थीटा भी नहीं पता, हमको बी भी नहीं पता, इसलिए हमको दूसरी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमको रिजॉल्व करना है इसको, इस डायरेक्शन को, कलर चेंज करता हूं, और इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। चलिए क्या समझे, ये वाला जो डायरेक्शन है, हम बोल सकते हैं कि एक ए वेक्टर का कंपोनेंट यहां भी होगा कि नहीं, अरे हाँ कि ना, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा। चलिए, तो हम बोल सकते हैं ये कंपोनेंट होगा 20√3 sin 30। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। और इस बी वेक्टर का कंपोनेंट यहां कितना होगा, इसका होगा सर b sin थीटा। वेरी गुड। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी तो रिजल्टेंट यहाँ 20 न्यूटन आ रहा है। हाँ सर, ठीक 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 ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि 20√3 sin 30 यानी कि 1/2 इस डायरेक्शन में माइनस बी sin थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कट गया, 10√3 इज इक्वल टू बी sin थीटा। आ गई बात समझ में। तो b cos थीटा है 10 -10 के बराबर, b sin थीटा है 10√3 के बराबर। क्या मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं दोनों को, अरे भाई ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूं और उनको ऐड कर दे रहा हूं। चलो करते हैं भाई, आओ आओ, यही कर देता हूं। तो ये हो जाएगा b² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस -10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और कहाँ गया ये, इसका हो गया आएगा 100 × 3। ये हो गया b² sin² cos² थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 300 और 1 400, तो वैल्यू आ जाएगी b की कितनी 20। अरे आ गई कि नहीं आ गई, 20 न्यूटन। क्लियर, पक्का 100%। हाँ सर, थीटा निकालने को बोलूंगा, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो आपका होमवर्क है कि आप थीटा निकालोगे कि भैया जो ये बी वेक्टर है, ये किस एंगल पर है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन y एक्सिस इज। अब बता इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, सीधे सीधे आंसर मार देंगे 4।
जो कि गलत हो जाएगा। सीधे सीधे आंसर मार देंगे 4। वो भूल जाएंगे, वो जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे नहीं कि ये 4k कैप दिया हुआ है, 4j कैप नहीं दिया हुआ है, 4j कैप नहीं दिया हुआ है। यार एक चीज समझना, मैं अगर आपको एक वेक्टर दूं 2i कैप, या मैं ऐसा पूछूं आपसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर एक वेक्टर दिया है ना, इसका पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता देता हूं, r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इसका x पर प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा, इस वेक्टर का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जो x का कंपोनेंट है, हाँ कि ना, इतना ही तो होगा। y पर प्रोजेक्शन कितना होगा, सर जो y कंपोनेंट है यानी कि y, सीधी सीधी बात है। अरे भैया इस वेक्टर की x पर कितनी परछाई पड़ रही है, जितना उसका कंपोनेंट है। इस वेक्टर की y पर कितनी परछाई पड़ रही है, जितना उसका कंपोनेंट है ना। यहां पर क्या दिया है आपको, वेक्टर दिया है a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इस वेक्टर का x पर प्रोजेक्शन है 3, y पर प्रोजेक्शन है 0, z पर प्रोजेक्शन है 4। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ y एक्सिस पर इस वेक्टर का कितना प्रोजेक्शन है, तो 0 प्रोजेक्शन है। आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई बात समझ में। लेकिन सर आपने तो हमको दूसरा तरीका बताया था, हमको तो कुछ ऐसा याद आ रहा है। मैंने कहा क्या याद आ रहा है, आपने बोला सर हमको आपने पढ़ाया था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर निकालना हो तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे ए वेक्टर डॉट बी कैप, आप ऐसे निकालते थे। सर मुझे फॉर्मूला याद है, और यहाँ पर आप कोई दूसरा तरीका बता रहे हो, तो चलो उस तरीके से करते हैं। आइए, आपके पास ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर डॉट आपको किसके डायरेक्शन में निकालना है, वाई एक्सिस पे निकालना है। तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। लिख लूं, हाँ सर बिल्कुल। ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट जे कैप। आप मुझे बताइए जब आप i डॉट जे करोगे, i डॉट जे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप k डॉट जे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इस तरीके से भी दे सकते हो जो मैंने आपको बताया, ये शॉर्टकट तरीका था। ये कौन सा तरीका था, शॉर्टकट तरीका है ना। और ये कौन सा तरीका था, कंसेप्ट। ये क्या था हमारा, कंसेप्ट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द फोर्सेस द रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0। ये तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है। रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 तभी हो सकता है जब आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो हो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ लाई करे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बीच में लाई करे, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड के बीच में लाई करे। याद करो, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ सर। अब यहाँ देखो 10 प्लस 10, 10 माइनस 10 करोगे 0 वैल्यू आएगी, मतलब रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 10 प्लस 10 करोगे 20, तो रिजल्टेंट 20 के बीच में भी हो सकता है। आई मेरी बात समझ में। इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 20 माइनस 10 किया तो 10 आया, 20 प्लस 30 किया तो 20 प्लस 10 किया तो 30 आया। तो ये ऑप्शन है आपका सही, जिसके लिए रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। रिजल्टेंट वेक्टर तभी 0 होगा, रिजल्टेंट वेक्टर तभी 0 हो सकता है, ध्यान से सुनो, जब ये कंडीशन हो, जब ये कंडीशन हो। आई बात समझ में। अब आप कहीं भी देख लो, आप किसी भी, ये दोनों को सम किया आपने, 10 प्लस 10 20 हुआ, 10 माइनस 10 0 हुआ, तो रिजल्टेंट 0 से लेके 20 के बीच में लाई करेगा। तीसरा वेक्टर क्या है, 10 है, तो रिजल्टेंट यहाँ 0 हो सकता है। यहाँ देखो 10 माइनस 10 0, 10 प्लस 10 20, तीसरा वेक्टर है क्या, 20, तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 20 माइनस 10 10, 20 प्लस 10 30, तो रिजल्टेंट यहाँ देखो आपका जो तीसरा वेक्टर है वो 30 है, तो रिजल्टेंट यहाँ 0 हो सकता है। अब यहाँ देखो 20 माइनस 10 वैल्यू आएगी क्या, 10, 20 प्लस 30 है, 20 प्लस 10 करोगे वैल्यू आएगी 30, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वेक्टर है वो तो आपको 40 दिया हुआ है, तो यहाँ रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, जी सर समझ में आ गई है, ये सब पढ़ाया है मैंने आपको लेक्चर में। नेक्स्ट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द, ओहो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो आंसर है 90 डिग्री। पढ़ चुके हैं हम, कैसे होगा क्या होगा लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन दिस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। चलो, तो पोजीशन वेक्टर पहले 1 निकालते हैं हम जब t की वैल्यू 0 है,
जब t की वैल्यू 0 है। तो हम देखें पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये 0 क्या बचेगा 7k कैप। अब t की वैल्यू 10 सेकंड कर दी भैया, देखें 10 सेकंड में पोजीशन वेक्टर क्या हो गया है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300 आई कैप, ठीक। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 400 जे कैप प्लस 7k कैप, ये हो गया है ना। अब आपको चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है ना। तो 300 माइनस 0 300 आई कैप, 400 माइनस 0 प्लस 400 जे कैप, ठीक है ना। 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0 के कैप। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500 मीटर। खत्म, खल्लास, फिनिश, खत्म, खल्लास, फिनिश, है ना भाई। तो चलिए, ये आपका पहला पार्ट खत्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जाइए रिवाइज करिए अच्छे से, एकदम मेहनत से आइए, तैयार होकर आइए, और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर जाके आप उतना ही खुश होंगे जितना ये बच्चा खुश है। देखिए यहाँ पर सारे का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल करा दिया गया है। आप जैसे नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरा कोर्स आपके सामने आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको एक के बाद एक देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा, उसके बाद उसकी डीपीपी दी गई है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, फिर आपसे डीपीपी सॉल्व हुई तो बेटर है, नहीं हुई तो उसके बाद डीपीपी का सोल्यूशन भी आ गया, आपने वो भी देख लिया। जैसे ही आप लेक्चर पे क्लिक करोगे तो देखो मैं पढ़ाता हुआ आपको दिख जाऊंगा, ये मैं ही हूँ ना, देखो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, शक्ल मैच करो, हाँ सर आप ही पढ़ा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी है कि कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में हम बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते कि 10% ऑफ ले लो, 20% ना 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 100% ऑफ में सब कुछ चीज़ें आपको दी जाती हैं। लेकिन हम देखो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, पैसे के तो हम लालची हैं नहीं, लेकिन हम थोड़े से लालची हैं, भूखे हैं किस चीज़ के, प्यार के, सपोर्ट के। वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET पीसी से सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही आप लेक्चर को देखकर खत्म करते हैं, लेक्चर को फटाक से शेयर करिए, आग की तरह फैलाइए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, और हमें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनने फ्री एजुकेशन दी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की, और अब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। एक बार आप आकर मैग्नेट ब्रेन्स अगर पढ़ लोगे, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही धांसू होने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग आपका बेस तैयार होने वाला है। आई मेरी बात समझ में? चलिए भाई, तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।